वेलकम। तो हम जनरल ओवरव्यू पे आ चुके हैं। जनरल ओवरव्यू यानी कि बेसिकली रहेगा कि ऊपरी तौर पे हम देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में हुआ क्या था। तो चलो इसकी शुरुआत करते हैं। ये सब की शुरुआत कैसे हुई? बेसिकली देखा जाए तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन जब आए थे इंडिया पे तब उनकी शुरुआत हुई थी। पोर्चुगीज़ आए, डच आए, इंग्लिशमैन आए, डेन्स आए और फिर फ्रेंच आए। ये सब आए क्योंकि ऊपरी तौर पे बताऊँ तो ये सबको ट्रेड करना था। इसमें से बाद में कई लोग इकोनॉमिक यानी कि सेटल हो गए, जैसे कि पोर्चुगीज़ हैं। ये बात यानी कि इन्होंने प्रमोट किया कि या ये लोकल वाइफ्स ले लें और यहाँ पर गोवा में सेटल हो जाएं। और यही सब वो थे यूरोपियंस थे जो सबसे पहले आए थे और सबसे आखिरी में गए। बाद में सब में देखा जाए तो मेनली एक इंग्लिश ही बचा रहा। डच, डेन्स और फ्रेंच गेम से बाहर हो चुके थे क्योंकि इंग्लिशमैन ने पूरा जो रहते हैं अपना कब्ज़ा कर लिया था। और उसके बाद हम देखा जाए तो ये सब शुरुआत हुई थी सिक्सटीन्थ से, मेरे हिसाब से 16,000 में, जो बेसिकली 17th सेंचुरी जो था। फिर जब वहाँ पर देखा गया कि इंग्लिश मैन द्वारा कि वहाँ पर जो मुग़ल एम्परर थे, ब्रिटिशर्स यानी कि मुग़ल एम्परर्स थे, औरंगज़ेब के जो डेथ होने के बाद बचे हुए थे, वो बहुत रूड एकदम वीक थे। और इसी ने वो बीज बो दिया जिसे हम कहते हैं कि जिसके कारण ये सब जो रहता है ब्रिटिशर्स आ पाए। पहले तो वो उन लोग आए थे इस मामले से कि ट्रेडिंग करना है, जैसे कि आप देख सकते हो। लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि औरंगज़ेब के बाद जितने भी रूलर हैं वो सब वीक हैं तो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। देन दे एक्सपेंड देयर पावर। तो उन्होंने जैसे ही देखा कि वीक रूलर है तो उन्होंने उसमें तो एक्सपेंशन हो ही रहा था उनका। बाद में मुगलों के साथ इनका अच्छा था व्यवहार, फिर बाद में थोड़ा इन्होंने कॉन्कर करना चालू कर दिया क्योंकि कहीं ना कहीं मुठभेड़ हो रहा था ब्रिटिशर्स और मुगलों के बीच। तो उनका ब्रिटिशर का जो रहता है एकदम फुल पावर में उन लोग, वो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो अराउंड 1856 के आसपास आ चुकी थी। और उन्होंने एक एक करके सबको कॉन्क्वेस्ट कर चुका था, चाहे बंगाल हो, मैसूर हो, सिंध हो, पंजाब भी हो, पंजाब को भी कर डाला था। और जिन जगह पे वो अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे वॉर के ज़रिए, उन्होंने वहाँ पर फॉलो किया डिप्लोमेटिक जो रहता है पॉलिसीज़, जिसमें से आपको मैं बता रहा हूँ कमाल की पॉलिसीज़ हैं। तो उसमें से कुछ पॉलिसीज़, 3 ही पॉलिसी बेसिकली इसमें उन्होंने यूज़ की थी, जहाँ तक हाँ हिस्टोरियंस हमें बताते हैं। उसमें से एक है ये वॉरेन हसीन का रिंग ऑफ फेंस, अगला है सब्सिडियरी अलाइंसेस, तीसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट बाय डलहौजी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो पूरा खड़ा लेते हैं हमको। फिर ये सब देखो, ये जो पहले जो हुआ था ये 1856 के आसपास ये जो हुआ था जब वो पावर पे थे। फिर क्या हुआ, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस छिड़ गया 1857 में। सिपाही म्यूटनी हो गया, यानी कि जो रहते हैं हमारे कहना चाहिए जो सिपाही लोग रहते हैं उन्होंने विद्रोह कर डाला 1847 का, और बहुत ग्रेट रिवॉल्ट रहा था। लेकिन ये देखा जाए तो 1859 में ये बंद हो गया था। आप देख सकते हो इंडिया गवर्नमेंट ने। फिर उसके बाद ये सब होने के बाद देखा कि लोग देखें कि हो सकता है कुछ चेंजेस आ सकते हैं, इस कारण इसको मैंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था। जो स्टार्ट हुआ था पहला था ये, इससे पहले भी हुए थे लेकिन ये मेन था, जिसको कहा जाता है मार्क किया जिसने इंडिपेंडेंस के वॉर को। तो फिर जैसे 1857 का रिवॉल्ट हुआ, लोगों को लगा, पीजेंट्स को लगा कि इंडिगो पीजेंट्स थे, कल्टिवेटर्स थे, उनको लगा कि हम भी कर सकते हैं, हम भी हो सकता है। तो उन्होंने भी विद्रोह चालू कर दिया और ये 1859 से 1885 तक हुआ। फिर उसके बाद ये सब के चलने के बाद उन लोग भी फेल हो चुके थे। फिर ये सब देखने के बाद जो पढ़े लिखे क्लास थे उन्होंने फॉर्म किया इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसको था उन्होंने फॉर्म करने वाले थे एहो हुमे, क्योंकि सेफ्टी वॉल्ट के चलते। सेफ्टी वॉल्ट क्या था कि बेसिकली कि ये कि इतना विद्रोह हो रहा है, आगे जाके और कर सकते हैं, तो कुछ एक ज़रिया देते हैं कंट्रोल्ड वे में जिसका कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में रहेगा, ताकि वो ताकि वो अपना कंट्रोल कर सकें। उनके गुस्से में भी कंट्रोल चाहिए था। और इन्होंने फिर जब फॉर्म हुआ कांग्रेस ने, तब उसने मार्क कर दिया एरा ऑफ मॉडरेट्स। मीन्स जो पढ़े लिखे लोग थे वो विद्रोह पे आ चुके थे। जिन लोग का ऐसा रहता था बेसिकली कि ब्रिटिशर्स को
हमें साथ देना है, वो हमें इंडिपेंडेंस दे यानी कि हमें एक गवर्नमेंट दे सकते हैं खुद का। लेकिन ये सब भी बेसिकली फेल हो गया था। 1905 तक देखा गया कि ये भी कुछ काम के नहीं है, कुछ हो रहा नहीं है, ब्रिटिशर भी बस हमें उल्लू बना रहे हैं, बस कुछ है नहीं हो रहा। तब उसके चलते देखा जाएगा तो 1885 से 1905 तक हो रहा था। लेकिन एक एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म चालू हो चुका था, नेशनल मूवमेंट्स चालू हो चुके थे। मास में नहीं हुए थे लेकिन नेशनल मूवमेंट चालू हो चुके थे। और इसको मिलिटेंट मूवमेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि फोर्स्ड मूवमेंट थे, यानी कि फोर्स यानी कि यहाँ पर हम लोग फोर्स का इस्तेमाल करते हैं नेशनलिज्म की भावना को सही राह दिखाने के लिए। और ये था करीबन 18 ये था 1907 से 1917 तक। और इसी कारण था क्योंकि मॉडरेट लोग फेल हो चुके थे, इसी कारण एक्सट्रीमिस्ट पैदा हो चुके थे। ये इसी कारण इसके चलते स्वदेशी मूवमेंट देखा गया, बॉयकॉट मूवमेंट देखा गया, बट वो भी फेल्ड हो गया अराउंड 1907 1908 में। और इसके चलते फिर कांग्रेस स्प्लिट हो गया क्योंकि उसी के अंदर ये जो थे दोनों एक साथ थे, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, दोनों की अलग भावना थी। एक बोलता था ब्रिटिशर्स हमें दे देंगे, दूसरा बोलता ब्रिटिशर्स को हटाना पड़ेगा फोर्स के ज़रिए। और इसी के चलते हम फिर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया मॉल्यूमेंटरी रिफॉर्म्स, हम बात करेंगे। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं बोलूँगा, जब मैं बोलता हूँ भगत सिंह कमाल के थे हमेशा से, इसी के चलते रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का एक फ़ेज़ देखा गया, पहला फ़ेज़ जिसे कहा गया था, जिसमें आए थे, और वो था 1907 से 1917 तक। जैसे कि आप देख सकते हो सिपॉय म्यूटेनी हो चुका है और ये नेशनल कांग्रेस है। तो ये सब देखा गया था, बता चुका हूँ कि भगत सिंह आ चुके थे, उनका भी फिर डेथ वेथ हो गया था, यानी कि उनको वीर गति प्राप्त हो चुकी थी। फिर ये सब के चलते 1917 के बाद नया गांधी का आना के लिए तैयार हो रहे थे, यानी कि गांधी अभी आए नहीं थे लेकिन गांधी आने वाले थे। क्योंकि उससे पहले एक चीज़ है बताना चाहूँगा, वो है वर्ल्ड वॉर छिड़ा हुआ था। अब जैसे जानते हैं वर्ल्ड वॉर छिड़ा हुआ था, तो उसी के चलते जो होम उसी के चलते लोगों ने एक मौका देखा कि शायद अगर ब्रिटिशर्स का साथ देते तो हमें शायद आज़ादी मिल जाए। लेकिन ऐसा कुछ हो तो नहीं दिख रहा था, तो उसी के चलते यहाँ पर आप दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखोगे, वो है एक एना बिसेंट, मैं यहाँ पर नाम नहीं लिख रहा उनका लेकिन समझ जाओ, एना बिसेंट और बाल गंगाधर तिलक, उनका यहाँ पर देखा गया कि उन्होंने होम लीग मूवमेंट चलाया लेकिन वो भी फेल हो गया। और लखनऊ पैक्ट भी साइन करवाया गया जहाँ पर कांग्रेस वापस आ गई, और मॉन्टेग्यू का स्टेटमेंट भी आया कि कहीं ना कहीं आपको डोमिनोस स्टेटस दिया जाएगा। डोमिनोस स्टेटस बेसिकली वो स्टेटस रहता है जिसमें आप खुद अपने आप को गवर्न कर पाओगे इंटरनली मैटर्स पे, लेकिन आप तब भी ब्रिटिश राज के अंदर रहोगे। ये सब के चलते बस बोला गया लेकिन उसका कुछ रिजल्ट हमको दिखा नहीं, कुछ इफेक्ट होते हुए दिखा नहीं। तो लोग और एकदम कंझा गए थे, भावनाएं एकदम पूरी थी कि हमें अब आज़ाद होना है, क्योंकि उसमें तक लोगों के अंदर जागरूकता आ चुकी थी। और इसी जागरूकता को सही राह दिखाने के लिए हमारे पास आए हमारे सुपर हीरो कहना चाहिए, और वो है हमारे महात्मा गांधी जी। और इनका शुरुआत हुआ था करीबन इन्होंने साउथ अफ्रीका पे बहुत सारे एक वो यानी कि हेल्प किया था। इनका बेसिकली 1990 जो है थे 1939 पे देखा गया कि मास नेशनलिज्म हुआ कि हर जगह। गांधी के आते ही उन्होंने चंपारण सत्याग्रह कर गया, अहमदाबाद मेल स्ट्राइक किया गया, उन्होंने खेदा सत्याग्रह किया, रावलट किया, लेकिन सब इसमें से कहीं ना कहीं फेल हो गया। और रावलट फेल हुआ इसलिए कि ताकि जलवा वाला बाग में इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। फिर ये सब के चलने के बाद देखा कि ये सब का कोई फेल हो रहा है, तो उन्होंने देखा खिलाफत मूवमेंट चल रहा है जिसमें मुस्लिम और हिंदू को साथ लाया जा सकता है, तो उसको उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन ये भी फेल यानी कि बंद करना पड़ा। स्टार्टेड जैसे कि आप देख सकते हैं ना 1920, लेकिन एंड होगा 1920 में ड्यू टू चारों से इंसिडेंट, क्योंकि नॉन पीसफुली मूवमेंट नहीं चल रहा था, वायलेंट हो चुका था। पीसफुल वो चाहते थे मूवमेंट्स हो। गांधी जी हताश क्या हो, फिर हम फ्रीडम की ओर बढ़े। ये सब होने के बाद हमें दिखा कि 1928 का कुछ आसपास, हाँ 1928 में नेहरू जी ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें जैसे कि बताया गया था कि आपको पहले भी कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको दिया जाएगा डोमिनो स्टेटस, तो एक उन्होंने दिया, लेकिन दिक्कत था उसमें, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन नेहरू का एक रिपोर्ट तैयार गया और इसने मार्क किया कॉन्स्टिट्यूशन को, आगे जाके पढ़ेंगे कैसे।
तो फिर ये सब के चलते हुए देखा कि साइमन कन्वेंशन भी फेल हो गया, तो फिर सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चला दिया गया और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उसको सुलह करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और बाद में ये भी सारे 2-3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किए गए, लेकिन वो सब फेल हो गए। और इसके चलते चलते 1939 आ गया। 1939 और 1939 से 1947 के बीच में हमें बहुत कुछ देखने को मिला, क्योंकि इसके बीच में हमारा था क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा था। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो हमारा वर्ल्ड वॉर छिड़ा हुआ था, ब्रिटिशर्स ने साथ हमारा मांगा, लेकिन हमने दिया नहीं। हमने बोला कि हमें अब तुम जाओ यार, हम अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं, क्योंकि हमें अब कुछ वर्ल्ड वॉर में भी नहीं पड़ना, जापान हम पे अटैक कर देगा। और इसी के चलते ब्रिटिश ने बोला हमें तुम्हें डोमिनेट स्टेटस देंगे, लेकिन उनको डोमिनेट स्टेटस नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए था। और इसी के बीच में कहीं ना कहीं डिमांड फॉर पाकिस्तान भी हो चुका था। और जैसे ही वॉर ख़त्म हुआ, ये भी फेल हो गया, यानी कि असल में देखा है तो क्विट इंडिया मूवमेंट भी 1943 में फेल हुआ था। फिर जैसे ही सब कुछ ख़त्म हुआ, तब जो ब्रिटेन है वो हार गई थी। तो उस पर प्रेशर बना था, बाहरली भी बन रहा था एक्सटर्नली, यूएस द्वारा कि आप यूएस द्वारा भी बन रहा था कि आप भी इंडिपेंडेंस यानी कि करो, उसको आज़ाद करो। तो उन्होंने भी फिर इसको कहीं ना कहीं एक्सटर्नली भी था, इंटरनली भी था, ये सब कंछट हो रहा था। तो उनको हमको आज़ादी यानी कि वो बोले कि हम जा रहे हैं। उनको इतना कंछाड़ा हो गया था, इतना कि अब देख नहीं सकते थे, क्योंकि और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उनके लिए, तो उनके लिए वो यहाँ से जाना पड़ा। तो हमें फिर क्या मिलता है, इंडिपेंडेंस विद पार्टीशन। हमें मिला आज़ादी 1947 में, और ये हमारा मार्क करता है मॉडर्न हिस्ट्री का एंड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सब हुआ। ये सब हमारे मेन जवाहरलाल नेहरू हैं, गांधी जी हैं, ये भाई साहब हैं सुभाष चंद्र बोस हैं। तो ये सब हुआ मॉडर्न हिस्ट्री में, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।